हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं एक बात करूं एक केमिकल रिएक्शन में, यानी जो भी हमारी दुनिया में बेटा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट्स का मास होगा, जितना भी जो भी चीज बेटा रिएक्ट कर रही होंगी आपस में, उनका जो मास होगा बेटा, और उनके रिएक्शन से जो भी हमारा एक नया प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका जो मास होगा बेटा, इन दोनों का मास हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। यानी आपने जितना मास लिया और जितना मास बना है बेटा, वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। बेटा तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, या एक केमिकल सब्सटेंस है ए, और बेटा एक है बी। इन दोनों को हमने केमिकली रिएक्ट कराया है, और बेटा हमारा जो सब्सटेंस बना है वो बना है ए बी। क्या बना है? ए बी। ए प्लस बी कंबाइन करके क्या बना है? ए बी। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल फंक्शन कि ए प्लस बी कंबाइन होकर ए बी बनाएंगे। बेटा जिसमें दिखा रहा हूँ कि ए और बी ने कंबाइन किया है और हमारे पास प्रोडक्ट बना है ए बी। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज ए का मास कितना है? ए का मास है 10 ग्राम्स। बेटा बी का मास कितना है? लेट्स सपोज बी का मास है 15 ग्राम्स। बेटा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। और बेटा ए बी हमारा क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्ट। तो बेटा ए का मास 10 ग्राम है, बी का मास 15 ग्राम है, तो जो हमारे प्रोडक्ट का मास बनेगा ए बी बेटा वो कितना बनना चाहिए? 25 ग्राम्स। यानी बेटा जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा? 25 ग्राम्स। हमने रिएक्टेंट टोटल कितना लिया था? 10 प्लस 15 25। हमारा प्रोडक्ट कितना बना है बेटा? 25। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है क्या बेटा? यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलराइट, इसको बेटा अभी और फर्दर रिएक्शंस से समझेंगे। ये तो जस्ट वाज अ स्केलेटन टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क्स। ठीक है, बट बिफोर वहां तक जाने से पहले बेटा यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डन। ठीक है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है बेटा, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है? एटम्स की आप पोजीशंस को बदल रहे हैं। एटम्स की क्या कर रहे हैं? पोजीशंस को बदल रहे हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। बेटा समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब बेटा हर बॉक्स में मेरे पास 4 बॉल्स हैं। हर बॉक्स में मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। बेटा लेट्स सपोज मैंने इसमें से एक बॉल निकाल के इसमें डाल दी, इस वाले बॉक्स में। इसमें से 2 बॉल्स निकाली और इस बॉक्स में डाल दी, और बेटा इसमें से एक बॉल निकाली और इस बॉक्स में डाल दी। ठीक है, अब बेटा हर इंडिविजुअल बॉक्स के पास जो नंबर ऑफ बॉल्स, जो बॉल्स का नंबर था पहले, अब वो बदल गया होगा। ठीक है, लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, मेरे पास यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, और 4 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स हैं? 4। यानी टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 16 बॉल्स। ठीक है, 16 बॉल्स है। बेटा अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं बेटा, तो आप चाहे बेटा कितना भी इसमें रीअरेंजमेंट क्यों ना कर लो, इस सिस्टम में बॉल्स हमेशा कितनी रहेंगी? इन चारों बॉक्सेस का अगर एक सिस्टम है तो बेटा इस सिस्टम में हमेशा बॉल्स कितनी रहेंगी? 16 बॉल्स। क्या रहेंगी? 16 बॉल्स। रीअरेंजमेंट से पहले भी कितनी बॉल्स थी? 16 बॉल्स इस पूरे सिस्टम में, और रीअरेंजमेंट के बाद भी इस पूरे सिस्टम में कितनी बॉल्स रहेंगी बेटा? 16 बॉल्स। हो सकता है इंडिविजुअल बॉक्स के पास अब बॉल्स का नंबर डिफरेंट हो, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में आपने जितनी पहले बॉल्स ली थी रीअरेंजमेंट से पहले या इस रिएक्शन के होने से पहले, बेटा रिएक्शन के होने के बाद भी आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 16 बॉल्स ही है। ठीक है बेटा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क को मैंने क्या कर रखा है? सील कर रखा है। लेट्स सपोज बेटा इस फ्लास्क के अंदर मेरे पास 2 केमिकल सब्सटेंस थे, एक था X और एक था क्या? Y। बेटा इन X प्लस Y ने, या X और Y ने रिएक्ट करके बेटा एक प्रोडक्ट बनाया XY। अगर X का मास बेटा 1 ग्राम रहा होगा
और y का मास 1 ग्राम रहा होगा। तो बेटा रिएक्शन से पहले हमारे पास सिर्फ xy होगा, ठीक है। तो बेटा x का मास कितना था 1 और y का मास कितना था 1, यानी बेटा रिएक्शन से पहले जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनका मास कितना था 2 ग्राम टोटल, 1 + 1 2 ग्राम। अब बेटा रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन गया होगा xy, और बेटा इस xy का मास कितना आना चाहिए 2 ग्राम्स। इस xy का मास कितना आएगा 2 ग्राम्स, यानी बेटा रिएक्शन से पहले भी हमारे पास 2 ग्राम था और रिएक्शन के बाद भी हमारे पास क्या है 2 ग्राम्स है। यानी अगर मैं इस पूरे क्लोज सिस्टम की बात करूं, इस फ्लास्क के अंदर बात करूं बेटा, तो इस फ्लास्क के अंदर रिएक्शन से पहले भी 2 ग्राम था और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो भी कितना है 2 ग्राम ही है। बेटा हमने इस सिस्टम को क्लोज इसलिए किया है ताकि बेटा कोई भी मैटर बाहर से अंदर ना सके और कोई भी अंदर का मैटर बाहर ना जा सके। अगर बाहर का मैटर अंदर आ जाएगा तो बेटा हो सकता है रिएक्शन से पहले आपके पास 2 ग्राम था और बाहर से कोई मैटर अंदर आ गया है तो प्रोडक्ट 3 ग्राम बन जाए। इसके हिसाब से तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत प्रूव हो जाएगा। लेकिन बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द यूनिवर्सल लॉ, हमेशा ट्रू है। बेटा इसकी वजह से हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं ना जिससे ना कि मैटर बाहर जा सके और ना ही मैटर इस सिस्टम के अंदर आ सके। जिस तरीके से बेटा इस सिस्टम के अंदर कितना भी रीअरेंजमेंट क्यों ना चल रहा हो, कितना भी रीअरेंजमेंट क्यों ना चल रहा हो, बेटा हमेशा बॉस कितनी रहेगी 16, ठीक है। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है रीअरेंजमेंट, x + y पहले अलग अलग था, अब क्या हो गया साथ में आके xy, ठीक है, क्या हो गया है xy। लेकिन बेटा टोटल सिस्टम में जो मास था पहले रिएक्टेंट का बेटा उतना ही क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इस रीअरेंजमेंट वाले पॉइंट्स को बेटा मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा वैलिड रहता है, ठीक है। बेटा लेट्स सपोज मैं बात करता हूं एक जिंक के एटम की, एक जिंक का एटम है बेटा, ये रिएक्ट कर रहा है एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल से। जिंक का एटम किससे रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल से। बेटा क्या बनाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो बेटा यहां पर हमारे पास जिंक का एक एटम है, ठीक है, हमारे पास जिंक का एक एटम है यहां पर, ठीक है। बेटा एक्चुअल में देखो क्या हुआ है, पहले यहां पर जिंक अकेला था, अब जिंक किसके साथ आ गया है सल्फर और ऑक्सीजन, या इसको हम पूरे को कंबाइन में बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट। यानी बेटा अब जिंक सल्फेट के साथ आ गया है, पहले कॉपर सल्फेट के साथ था और कॉपर क्या हो गया है अकेला हो गया। एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक ने कॉपर को सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया है और खुद सल्फेट के साथ आकर बैठ गया है। क्या बेटा एक बात बताओ, रिएक्शन से पहले क्या यहाँ पर जिंक का एक एटम नहीं था? अभी मैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बेस पे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोल। अगर कोई मोल के बेस पे बेटा समझना चाहे तो मोल के बेस पे भी समझ सकते हैं, बट फर्दर जब मैं मोल का इंट्रोडक्शन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब हम मोल के पर्पस पर समझेंगे, हम मोल के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। अभी मैं बस अगर आपसे कहूँ एटम तो आप एटम मानना, मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल, अगर मैं मोल कहूँ तो आप मोल मान लेना, और फिर मैं बताऊंगा क्यों ऐसा। बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जिंक का एटम है, रिएक्शन के बाद बेटा जिंक के कितने एटम है एक, ठीक है। बेटा यहाँ पर कॉपर का एक एटम है, रिएक्शन के बाद कितने हैं बेटा प्रोडक्ट में कितने हैं एक। सल्फर कितना है बेटा, सल्फर कितने एटम है एक, यहाँ पर कितने हैं प्रोडक्ट में एक। ऑक्सीजन के कितने एटम थे 4, यहाँ पर भी कितने हैं बेटा 4। यानी जितने एटम बेटा इधर लिए थे उतने ही एटम्स आपको वहां पर मिल गए हैं। यानी बेटा जितना एटम यहाँ रिएक्टेंट में था उतना ही एटम क्या है प्रोडक्ट में। यानी बेटा हर एटम का मास तो फिक्स होगा, यानी जितने एटम इधर उतने एटम उधर, जितना मास इधर उतना मास इधर, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास किसका बनेगा प्रोडक्ट का, ठीक है। ऑलराइट, इसको बेटा एक और रिएक्शन समझते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट बेटा 2 या 3 चीजें रिएक्ट करके ही रिएक्टेंट कराए। बेटा रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं CaCO3, CaCO3 बेटा ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बेटा किसमें ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ पर कैल्शियम का कितना एटम है, अगर मैं मॉलिक्यूल मान रहा हूँ एक कैल्शियम का एटम है, बेटा यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट में एक एटम। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है 1 एटम, यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है 1 एटम। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एटम है 3। बेटा यहाँ पर कितने हैं एक ये और 2 ये, आगे मिलकर क्या बन जाएंगे 3।
ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पर बात करूं फॉर एग्जांपल, अब मैं इनके मास की बात कर लेता हूँ, इसकी मास की बात कर लेता हूँ बेटा। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोल्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, में पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोल। अब आप सोचोगे सर मोल क्या है, वो हम फर्दर वीडियोस में अपना क्लैरिफाई करेंगे। अभी आप ये सुनो बेटा, कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम्स, ठीक है। कार्बन का मास होता है बेटा 12 ग्राम एंड एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 ग्राम्स। बेटा अगर आप इस 40 12 और 48 को कंबाइन करोगे, प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको 100 ग्राम्स, ठीक है। ऑलराइट बेटा, फिर से कैल्शियम यहाँ पर कितना होगा 40 ग्राम्स, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बोलूं कितना होगा बेटा 16 ग्राम्स। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मोल ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना मोल ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स की बात कर रहा हूं बेटा, कितना होगा 16 ग्राम्स। यहाँ पर बेटा कार्बन का कितना होगा अगेन 12 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो दो का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32 ग्राम्स, ठीक है 32 ग्राम्स। बेटा अगर आप इन सबको ऐड करोगे 40 प्लस 16 कितना होता है, 40 प्लस 16 होता है बेटा 56, और 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका कितना 44 ग्राम्स। बेटा 56 प्लस 44 को ऐड करोगे वापस से आपको क्या मिल जाएगा 100 ग्राम्स। यानी आपने जितना रिएक्टेंट लिया था, जितना रिएक्टेंट का मास लिया था 100 ग्राम्स, बेटा उतने आपको क्या मिल गया है, प्रोडक्ट का मास 100 ग्राम्स, ठीक है। जितना मास रिएक्टेंट था बेटा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो बेटा इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट। बेटा पहले यहाँ पर कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, अब कैल्शियम सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। पहले कार्बन के पास एक कैल्शियम का एटम था और 3 ऑक्सीजन के एटम थे, अब बेटा कार्बन के पास सिर्फ क्या है, 2 यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के एटम्स रह गए, कैल्शियम अब उसके पास नहीं रहा है। यानी बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। अगर आप टोटल नंबर देखोगे तो कैल्शियम का भी सेम है, कार्बन का भी सेम है और ऑक्सीजन का भी सेम है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दोनों में ही इनका नंबर सेम है, और बेटा जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारा किसका बन गया है, प्रोडक्ट का बन गया है। तो बेटा ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा आपसे कोई भी पूछे कि ये केमिकल रिएक्शन में क्या नए एटम्स बनते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। क्या कोई नया मास बनता है, नहीं। जितना मास रिएक्टेंट का होता है बेटा उतना ही मास किसका होता है, प्रोडक्ट का बनता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लाइक द वीडियो, and for more videos subscribe the channel. Thank you.